तहरीक इंसाफ से बात ना करने का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब के इलेक्शन की डेट बदलने को तैयार है। तो इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल ना बैठने का फैसला हुआ है कि ना पैसे देने हैं ना बात करनी है। क्या वो बीमार वाकई बीमार हैं या ये सियासी बीमारी है चीफ जस्टिस की? उनकी आर्मी चीफ से मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। को एक बंद गली की सूरत हाल बरकरार नजर आ रही है। इत्तेमाद का वोट लेने का मशवरा किसने दिया वजीर आजम को? मुझे अभी हुकूमत गिरने का कोई इशारा नहीं लगता है। ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इनके भी कोई असरात मुरतब होंगे? तो क्या चीफ जस्टिस अपनी सास की ऑडियो लीक पर ज्यादा एक्शन ले लेंगे? उनकी सास बाकी सबसे ज्यादा मुकद्दस है। आधा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ है। मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल और वर्दी के साथ। आज वजीर आजम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो साजी का काम करे या पंचायत का काम करे। अदालत का काम है कि वो आयन के अंदर रह के काम करे और आयन का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट बताए कि इलेक्शन कब होंगे और कब नहीं। ये भी पार्लियामेंट का काम है और मफाहमत का काम भी पार्लियामेंट की फोरम पे ही होना चाहिए। ये पार्लियामेंट की स्वाबदीद है। बरमला आज कह दिया है, मगर अब सवाल ये है कि कल इलेक्शन केस की हेयरिंग भी जो है वो रोस्टर जारी हो गया है सुबह 11:30 बजे। अब के फैसला क्या हो सकता है और आगे जो है हुकूमत के पास अब दरमियानी रास्ता क्या रह जाता है कि वो तहरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे। इसी हवाले से हम अंदर की अपडेट्स जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सोबिया, कैसी गुजरी आपकी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, आज की आपने कबीना का इजलास भी देखा, क्या आपके पास अंदर की क्या अपडेट्स हैं? अब आगे क्या होगा और कल का मतलब फैसला क्या हो सकता है? हियरिंग होगी भी या नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहले बात कर लेते हैं, जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है हुक्मरान इत्तेहाद का, जिसमें आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, सारी इत्तेहादी जमातों के लीडर मौजूद थे। मेरी नजर में तो फिलहाल तहरीक इंसाफ से बात ना करने का फैसला हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि सियासी जमातें आपस में मुफाहमत करके कोई तारीख तय कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पंजाब के इलेक्शन की डेट बदलने को तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सहूलत देने के लिए हुक्मरान जमात ने इनकार कर दिया है कि वो अपने उनके कंधे पे रखकर को बंदूक चला ली जाए। वो उन्होंने, चूंकि वो इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल ना बैठने का फैसला हुआ है, और मैं समझता हूँ कि फजल रहमान साहब का मौकफ जीत गया है और पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी को वन स्टेप बैक आना पड़ा है। क्योंकि जब आपने कहा कि हम पार्लियामान में बात करेंगे और स्पीकर कौमी असेंबली को पार्लियामानी कमेटी में बात कर लें, तो तहरीक इंसाफ तो कौमी असेंबली में मौजूद ही नहीं है। सेनेट में मौजूद है, लेकिन सेनेट में उनका कोई मेन लीडर नहीं है। शाह महमूद, असद उमर, फवाद चौधरी, असद कैसर, परवेज खटक, जो भी उनकी सीनियर लीडरशिप है, वो तो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। जो मुज़ाकरात की कमेटी उन्होंने बनाई हुई है इमरान खान ने, वो तो पार्लियामान में मौजूद ही नहीं है। वो लोग तो इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, तो फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे स्पीकर के तहत? वो लोग तो पार्लियामानी कमेटी में आ ही नहीं सकते हैं। पार्लियामानी कमेटी में तो मोहसन लगारी आ सकता है, या वो अहमद वसीम आ सकते हैं, वो फैसल जावेद आ सकते हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं, कुछ वो आ सकते हैं, और 2 एमएनए हैं उनके सिर्फ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से इनकार ही है मुज़ाकरात का। जो आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, उसमें तहरीक इंसाफ से फिलहाल इंतखाबात की तारीख पर कोई बात ना करने का फैसला हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो बात थी कि ये आपस में कुछ तय कर लें तो हम उसको मान लेंगे, तो उन्होंने कहा हमने आपस में नहीं तय करना, आप आइन कानून के मुताबिक जो करना चाहते हैं वो कर लें। अब सूरत हाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट तो फिर बंद गली में आ गया कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि साथ ही के जो पैसे देने की बात है वो दोबारा पार्लियामान ही तय करेगी, और मेरे ख्याल में ये दोबारा पार्लियामान से रिजेक्ट करा देंगे पैसे। एक दफा पहले रिजेक्ट कराएंगे, अब दोबारा पार्लियामेंट के पास भेज के उसको फिर रिजेक्ट करा देंगे और कहेंगे जी हम तो देना चाहते हैं, पार्लियामान नहीं दे रही है। तो इसलिए ना पैसे देंगे ना मुज़ाकरात करेंगे। लिहाजा आज मैं समझता हूँ इत्तेहादी जमातों के इजलास में ये फैसला हुआ है कि ना पैसे देने हैं ना बात करनी है। कल डीजी आईएसपीआर कह चुके हैं कि हमारा मौकफ वही है जो सेक्रेटरी डिफेंस का है। इसका मतलब है कि फौज भी नहीं देनी इलेक्शन के लिए, फोर्सेस भी इलेक्शन के लिए अभी दस्तयाब नहीं है। तो लिहाजा वो तीनों बातें तो अपनी जगह मौजूद है, ना पैसे होंगे, ना मुज़ाकरात होंगे, ना फोर्सेस होंगी।
अब इन तीनों चीजों की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराना है। यहाँ कोई रास्ता निकालना है कि उसको ये तीनों चीजें मयसर हो जाएं। तहरीक इंसाफ के लिए अभी ये एक अब मुश्किल गली हो गई। अब चीफ जस्टिस साहब बीमार भी हो गए हैं, उन्होंने बेंचेस भी नहीं, और सबसे बड़ी बात है जो नए बेंचेस चीफ जस्टिस के आ रहे हैं उसमें वो मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसन के साथ अपना बेंच नहीं बना रहे हैं। और देखने की बात है कि अगर उन्होंने मुनीब अख्तर और इजाजुल एहसन वाले बेंच के साथ आगे नहीं चलना और दूसरे किसी बेंच के साथ चलना है तो फिर क्या होगा। लिहाजा आज उनकी बीमारी को, क्या वो बीमार वाकई बीमार हैं या ये सियासी बीमारी है चीफ जस्टिस की, ये तो कल समझ आ जाएगी। क्योंकि मार्केट में बहुत अफवाहें हैं और हम अफवाहों पे वी लॉक करते नहीं है। क्योंकि लोग तो ऐसी बातें भी कर रही हैं कि वो अब ज्यादा बीमार हो गए हैं तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। फिर उनकी आर्मी चीफ से मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं। फिर जो और चीजें भी आ रही हैं, तो ये तो अब चीफ जस्टिस अदालत लगाएगा तो पता लगेगा कि उसका मूड क्या है। उनकी सास की ऑडियो भी आई है और ऑडियोज भी मार्केट में फिर रही हैं, तो लिहाजा उसके नतीजे में हुकूमत ने एक फर्म स्टैंड लिया है तहरीक इंसाफ से बात ना करने का। और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के एमएनएज हैं वो पार्लियामेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर उन्हें पार्लियामेंट में एंट्री भी मना कर रहे हैं कि मैं आप रुकन नहीं रहे हैं, जो आपकी हाई कोर्ट से बहाली है वो हम नहीं मानते हैं। लिहाजा आपको एक बंद गली की सूरत हाल बरकरार नजर आ रही है। मैं नहीं समझता कि जो सिराजुल हक या आसिफ जरदारी साहब ने ये जो एफर्ट किया था कि जी सियासी जमातों को बातचीत करनी चाहिए, वो बातचीत कोई तरफ चल नहीं सकी है। ना पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव कुछ चल सका है। आप देखें पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई यूसुफ रजा गिलानी वाली, लेकिन वो कमेटी भी पीटीआई से मुज़ाकरात या मुलाकात तो नहीं कर सकी है और ना सिराजुल हक साहब से मिल सकी है। तो 26 तारीख की जो डेडलाइन थी तब तक कोई मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो सके हैं और तो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ने की किसी ने कोई परवाह नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी डेडलाइन गुजरने के बाद 27 को क्या करता है, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर पुराने वाले बेंच ने सुनना है तो और बात है, कोई नया बेंच सुनेगा तो और बात है। चीफ जस्टिस साहब ज्यादा बीमार हैं या कम बीमार हैं, बुखार है या सियासी बुखार है, ये सब फैसले तो कल सुबह मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब घर बैठ के सोच रहे हैं कि उन्होंने अब करना क्या। आप देखें ना, सिर्फ चीफ जस्टिस की कॉज लिस्ट तो कैंसिल नहीं हुई, बेंच नंबर 2 की कॉज लिस्ट भी कैंसिल हुई है। काजी फायद ईसा को किसी बेंच में डाला ही नहीं जा रहा। सरदार तारिक जो तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं उनकी कॉज लिस्ट भी कैंसिल की गई है। और काजी फायद ईसा चैम्बर वर्क पे हैं, मतलब उन्हें ओएसटी किया हुआ है, उन्हें कोई बेंच दिया ही नहीं जा रहा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल पार्लियामेंट से ज्यादा खतरनाक है, वहां पार्लियामेंट से ज्यादा डेडलॉक मौजूद है। लेकिन जो कुव्वतें मुज़ाकरात की बात कर रही थी, मैं समझता हूं वो नाकाम हो गई हैं। पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी कोई मुज़ाकरात की राह नहीं निकल सकी है। और डीजीआईएसपीआर और फौज ने भी वाजे किया है कि वो कुछ सियासी रेफरी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो मुजम्मिल साहब ये कि ऐसा तो नहीं हुकूमत जो है वो जानबूझ के जो है मामले को लटका रही है ताकि दिन जो है वो गुजरते जाए, क्योंकि 14 मई में तो अब कुछ ज्यादा दिन तो नहीं रह गए। जी बिल्कुल, अब 14 मई में तो आप, आज हम 26 को बात कर रहे हैं तो आप देख लें कितने दिन रह गए हैं। तो उनके रहने उससे तो अब नहीं कहा जा सकता कि अगर और कल 27 को पैसे ना मिले और रास्ता ना निकला पैसे देने का कल 27 को, तो इलेक्शन कमीशन फिर इलेक्शन मुलतवी कर देगा दोबारा। कहेगा जी पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कैसे इलेक्शन करा दूं। आप मेरी बात समझिए ना। तो वो तो दोबारा इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब कल पैसों का और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके इलेक्शन कमीशन को देंगे या इलेक्शन मुलतवी करेंगे, दो तीसरा तो कोई रास्ता अवेलेबल ही नहीं है। और अगर पार्लियामेंट दोबारा जो है वो मुस्तरद कर देती है तो क्या तौहीन अदालत पूरी पार्लियामेंट पे लगा दी जाएगी? क्या वजीर आजम को घर भेज दिया जाएगा? देखें, आपको हुक्मरान इत्तेहाद ने दोबारा जो है कि ये इत्तेमाद का वोट लेने की भी तैयारी कर ली है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी कि इत्तेमाद का वोट लेने का मशवरा किसने दिया वजीर आजम को इस सिचुएशन में, गंभीर सिचुएशन में? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि अगर हुकूमत ने पार्लियामेंट को कहा है पैसे दे दें और पार्लियामेंट ने नहीं दिए तो क्या वजीर आजम पर का पार्लियामेंट पर एतमाद खत्म हो गया है। क्योंकि ये है कि अगर मनी बिल फॉल हो जाए तो आपको एतमाद का वोट लेना पड़ता है, इसका मतलब है हुकूमत नाकाम हो गई।
लिहाजा क्या हुकूमत नाकाम हो गई है, उसका हाल यही है कि वो इत्तेमाद का वोट ले लें। इमरान खान साहब भी जब सेनेट का इलेक्शन हार गए थे, हफीज शेख साहब उनका कैंडिडेट कौमी असम्बली से और यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे, तो इमरान खान ने भी अगले दिन दोबारा इत्तेमाद का वोट लिया था। लिहाजा ये रिवायत पाकिस्तान में इत्तेमाद का वोट लेने की मौजूद है, और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इत्तेमाद का वोट लें, तो फिर हुकूमत इत्तेमाद का वजीर आजम इत्तेमाद का वोट ले लेंगे और सारे इत्तेहादी वजीर आजम को इत्तेमाद का वोट देंगे। मुझे अभी हुकूमत गिरने का कोई इशारा नहीं लगता है। एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का शहबाज शरीफ को नोटिस दे और तौहीन अदालत के से फारग करे। मुझे नहीं लगता कि वो इत्तेमाद के वोट में उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इनके भी कोई असरात मुरतब होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से भी कोई नोटिस ले सकती है? क्या नोटिस लेंगी? पहले जो ऑडियो लीक्स आई हैं उन पर नहीं लिया, तो क्या उनकी सास की ऑडियो लीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी शहरियों की ऑडियो लीक से? अगर मरियम नवाज की ऑडियो लीक पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इमरान खान की ऑडियो लीक पे कोई एक्शन नहीं लिया, और जो आजम स्वाति की ऑडियो लीक, इजाज चौधरी की ऑडियो लीक, यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक, परवेज रशीद की ऑडियो लीक, सब पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या चीफ जस्टिस अपनी सास की ऑडियो लीक पर ज्यादा एक्शन ले लेंगे? उनकी सास बाकी सबसे ज्यादा मुकद्दस है। आपको याद होगा जब जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के हवाले से रेफरेंस दायर करने के हवाले से कहा जा रहा था, तो तब उमर अता बंदियाल साहब अदालत में जो है वो थोड़े से घबरा गए थे और उनके आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं अपने ही जस्टिस के खिलाफ जो है वो एक्शन लूं। तो हो सकता है कुछ रिमार्क्स वगैरह कल जारी हो जाए। नहीं, वो रिमार्क्स तो अपनी जगह है, लेकिन सबकी राय है कि वो मगरमच्छ के आंसू थे। अगर बंदायर अली नकवी के लिए उनके आंसू निकल रहे हैं और काजी फायद ईसा के लिए उनकी जुल्म की तलवार उसी तरह चल रही है, और वो काजी फायद ईसा को वो ना कोई केस दे रहे हैं, ना किसी बेंच में बिठा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, उन्हें ओएसडी करके रखा हुआ है, तो ये यकतरफा प्यार था उनका मज़ाहिर अली नकवी के लिए। कोई यकसा सलूक तो नहीं कर रहे वो सारे जजेस के साथ। उमर अता बंदियाल साहब के चीफ जस्टिस होने पर सबसे बड़ा एतराज तो यही है कि वो बेंच फिक्सिंग कर रही हैं, अपने खास ग्रुप को नवाज रहे हैं, जो उनसे मुत्तफिक नहीं है, जो इख्तलाफ करता है उसका गला काटने की कोशिश करते हैं, उसको केसेस नहीं देते, उसको बेंच में नहीं डालते। अब भी वो बेंचों को ऐसे बनाते हैं कि जो लोग उनके खिलाफ हैं उनके साथ अपना एक बंदा डाल दें ताकि कोई उनके खिलाफ फैसला ना आ सके। लाहौर रजिस्ट्री वीरान पड़ी है, कोयटा रजिस्ट्री वीरान पड़ी है, कराची रजिस्ट्री वीरान पड़ी है, किसी जज को कहीं भेजते नहीं है कि कोई फैसला ना हो जाए। तो चीफ जस्टिस साहब के तो इन इकदामात पर बहुत से सवालात हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बंदियाल साहब इस वक्त शदीद दबाव में हैं, और वो दबाव नजर भी आ रहा है कि उनके ऊपर शदीद दबाव है। कल जो बेंच तश्कील दिया गया है उसमें एजाजुल अहसन और मुनीब अख्तर का ना होना बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि उन दो को उन्होंने साइडलाइन किया है और कुछ और करना चाह रहे हैं। हो सकता है मामला वापस हाई कोर्ट को चला जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें से निकल जाए, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो आगे किस तरह चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट उतना सख्त नहीं होगा 14 मई पे जितना पहले था। वापसी करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को। तो जब साहब इस वक्त वापसी की क्या सिचुएशन है? वापसी की अगर सुप्रीम कोर्ट वापसी करेगी तो अपना जो मोराल है उनका डाउन होगा। वो तो पहले ही डाउन है। उनका मोराल कौन सा हाई है? आधा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ है। वो कह रहे हैं दो और जजेस भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की उनकी भी हमायत खो चुके हैं। तो एक 3 रुकनी बेंच से वो सुप्रीम कोर्ट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट से उनकी लड़ाई हो गई है, तो मुझे लगता है वो शदीद दबाव में और बंद गली में मौजूद हैं। अब तो इस दबाव और बंद गली से निकलने का कोई रास्ता उन्हें तलाश करना है। उसमें उनको हजीमत जो उठानी पड़ेगी वो ठीक है। ये ठीक है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने उन्हें कोई सेफ पैसेज देने से इनकार कर दिया है। जो पीडीएम है उसने चीफ जस्टिस को और उनके 3 रुकनी बेंच को किसी भी किस्म का सेफ पैसेज फराहम करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इमरान खान उसके लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत लगाना है, ना मुफाहमत कराना है, ये काम हम खुद कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसको गन पॉइंट पे नहीं कर सकता। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरा तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों को जो टिकट्स जारी किए थे, आज 31 उम्मीदवारों से उन्होंने वापस लेके तो नए उम्मीदवारों को टिकट्स जारी कर दिए हैं। उस पर काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात भी हैं तहरीक इंसाफ में। कुछ लोगों को जो है वो टिकट्स भी नहीं मिले। तो ये टिकटों की तकसीम में तहरीक इंसाफ जो है वो खुद ही तकसीम होकर रह गई है।
तो ये तकसीम जो है वो तहरीक इंसाफ को आगे कहाँ लेके जाएगी? ये मेरे ख्याल में उनके उनके लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन तो और ये मुश्किलात जो हैं ये बढ़ेंगी, पार्टी में तकसीम उनकी बढ़ेगी। अब उनको एस्टेब्लिशमेंट की उस तरह हिमायत हासिल नहीं है जो उनकी हम्म। तकसीम को कवर अप कर ले। देखे ना, मंजूर भट्टू खानदान रिवोल्ट कर रहा है और जगह से जो है बगावत हो रही है। ये बगावत आगे जाके बढ़ेगी, लेकिन अभी तो कोई इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि इलेक्शन होना है या नहीं होना। इमरान खान साहब ने ऐसे ही टिकटें जारी कर दी हैं, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में आगे चल के देखेंगे कि ये टिकटें शायद दोबारा जारी करनी पड़ जाए, नया शेड्यूल आ जाए, ये जारी की हुई कायम रहेंगी या नहीं रहेंगी। ये तो एवं एक फ्रूटाइल एक्सरसाइज उन्होंने की है, जिससे उनकी जो है बढ़ गई है। क्योंकि आप देखिए ना, आज जो वफाकी काबीना का भी हमें इजलास तो हुआ है। लगता है तरीके साहब ने चेयरिंग वाला वो जो एक गेम थी वो खेलनी शुरू कर दी है। कभी एक को सीट दे दो, चेयर दे दो बैठने के लिए, थोड़ी देर बाद उससे उठा लो, फिर दूसरे को नहीं, दे दो, फिर तीसरे। ऐसे नहीं होता। देखिए ना, इससे इख्तलाफात बढ़ते हैं, तय नहीं होते। आज 21 टिकटें तकदील की हैं, जिनको पहले दी हैं अब वो नाराज हो गए होंगे, जिनको अब दी हैं वो अगर राजी हुए हैं तो पहले वाले नाराज हो गए होंगे। आप देखिए ना, कोई कंसेंसस तो इससे बिल्ड नहीं हो सकता। बाकी आप देखें, आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ है इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद। उसमें 21 अरब रुपए का मामला वापस पार्लियामेंट को भेज दिया गया है। तो कौमी असेंबली से दोबारा वो रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद वजीर आजम एतमाद का वोट ले लेंगे। अब ऐसे में चीफ जस्टिस के पास क्या रास्ता है? क्या वो स्टेट बैंक को डायरेक्ट ऑर्डर कर देंगे कि आप हुकूमत की मर्जी के बगैर, हुकूमत की इजाजत के बगैर 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दे दें? तो कल को अगर पार्लियामान ने उस पर रिकवरी डाल दी गवर्नर स्टेट बैंक को, फिर क्या होगा? लिहाजा इतना आसान नहीं है, चीजें बंद गली में है। यहाँ से निकलने का रास्ता ही उमरता बंदयाल साहब को ढूंढना होगा। वो इस बंद गली में मजीद सफर नहीं कर सकते। उम्मीद है मुजम्मिल साहब आज वो जो है वो घर पे रह के सोच विचार करके कोई रास्ता नया ढूंढ ही लेंगे। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस हुए हैं वो इस वक्त काफी दबाव में हैं, तो उनको ही अब दरमियानी रास्ता निकालना होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके साथ मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।